सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि जो पेपर में आते हैं या जिनके पेपर में आने के चांसेस 99.9% है। तो चलें शुरू करते हैं आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। हम जानते हैं कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो स्टार्ट करवा सकती है, उसकी मोशन को या स्टॉप करवा सकती है, स्पीड भी बढ़ा सकती है, या अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके डायरेक्शन को वो चेंज कर सकती है। यानी अगर हम टेबल फॉर एग्जांपल मूव करना चाहते हैं तो हम उस पर फोर्स लगा के उसको मूव करेंगे, या फिर अगर एक फुटबॉलर एक किक लगाई है तो उस बॉल को हम फोर्स लगा के पकड़ के रोक सकते हैं, या फिर जब हम किसी चीज को प्रेस करते हैं तो उसकी शेप भी चेंज की जा सकती है। तो एग्जांपल में आप लिखेंगे किकिंग ऑफ अ फुटबॉल चेंजेस इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये आपके बुक के चैप्टर के स्टार्ट में ही है, आप उनमें से कोई सी भी फोर्सेस लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखी है फ्रिक्शनल फोर्स, थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो किसी चीज को ऊपर उठा के रखती है। जिस तरह से हम पानी में स्विमिंग करते हैं तो पानी हमें ऊपर उठाता है, तो उसको कहते हैं थ्रस्ट और उर्दू में उसको कहते हैं उछाल। नेक्स्ट है टेंशन। टेंशन कहते हैं किसी चीज के अंदर खिंचाव, जैसे रस्सी को खींचा हुआ हो। नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है कि अगर एक हमारे पास ये टेबल है तो उसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कोई ग्लास पड़ा हुआ है तो जो टेबल उस पर फोर्स लगा रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन, और जो ग्लास टेबल के ऊपर लगा रहा है वो उसका है वेट। नेक्स्ट है एयर रेजिस्टेंस, मीन्स हवा की रुकावट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। इसका मतलब है कि फ्री स्पेस का मतलब है कि जमीन के अलावा किसी भी जगह पर जहां पर ना एयर रेजिस्टेंस है ना ग्रेविटी है, तो वहां पर एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ना कम हो रही है ना ज्यादा। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। हमें पता है जमीन के ऊपर बहुत सी फोर्सेस हैं, जैसे कि फ्रिक्शन की फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी है, जो किसी भी चीज की मूवमेंट को कंट्रोल कर लेती है और स्टॉप कर लेती है। अगर स्पेस होगी तो फिर क्या होगा। तो न्यूटन ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है तो मूव करता रहेगा, और अगर वो रुका हुआ तो रुका रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर चूंकि स्पेस है तो वो बॉडी जो है वो अपनी मूवमेंट कांस्टेंट वेलोसिटी की जारी रखेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। इसका मतलब है कि अगर आप स्पेस में कोई चीज आप थ्रो करते हैं तो वो मूव करती रहेगी, क्योंकि स्पेस में ऐसी कोई रुकावट की फोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन इंपल्स ऑफ फोर्स। इसके लिए आपको अपनी बुक का पेज खोलना पड़ेगा, पेज नंबर 70। यहाँ पर आपने ये जो पिंक कलर का आपको एक निशान नजर आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ F इंटू डेल्टा टी, यहाँ से लेकर आंसर आपने येलो बॉक्स के नीचे तक रखना है, और साथ ये इम्पल्स ऑफ फोर्स डेल्टा P इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा टी ये नोट करना है। ये तो हो गया आंसर। अब हम देखते हैं कि इम्पल्स का मतलब क्या है। ऐसा धक्का जो बहुत जोरदार हो और थोड़ी देर के लिए लगे, जैसे कि आप समझ लें कि जिस वक्त बॉल आके बैट के ऊपर हिट करती है तो बैट बहुत थोड़ी देर के लिए लेकिन एक पावरफुल फोर्स लगाता है बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसको कहते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का एक जोरदार धक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नॉट बीन प्रूव्ड ऑन अर्थ। कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम जमीन के ऊपर प्रूफ क्यों नहीं कर सकते। उससे पहले कि आंसर लिखें हम पहले देखते हैं लॉ क्या है। आंसर लिखते वक्त आप सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ये आप अपनी बुक से लिखेंगे डेफिनेशन कि कोई भी बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन में अपनी मोशन जारी रखेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, उसको कोई चीज रोकती नहीं है या अपनी जगह से हिला नहीं देती। ठीक है, लॉ लिखने के बाद आपने फिर बताना है कि जमीन के ऊपर ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है। ये एक क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर फ्रिक्शन भी होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी होगी, इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस भी होगी। ये वो चीजें हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाती हैं और ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को या तो रोकेंगी तो या उसको
जो है वो हिलाएंगी अपनी जगह से। इसलिए जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे और इवेंचुअली स्टॉप हो जाएंगे ड्यू टू फ्रिक्शन, इसलिए फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। ओके नेक्स्ट, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। इसके साथ आप इम्पोर्टेंट भी लिख लें। व्हेन सिटिंग इन अ कार विच सडनली एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और अचानक से जब गाड़ी शुरू होती है, आप गाड़ी में बैठे हैं और अचानक से जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो एकदम से धक्का लगता है, आपने भी देखा होगा, और हम सीट की बैक साइड पे पुश हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ही है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कि जब गाड़ी सडनली मूव करती है तो हमारी बॉडी चूंकि रेस्ट में होती है तो हम रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी आगे हमारी बॉडी को लेके जाने की कोशिश करती है तो हम पीछे की तरफ एक धक्का लगता है हमें, तो इस वजह से। और इसमें आपने ये भी लिखना है कि लॉ कौन सा इन्वॉल्व है, वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके लिए आप ये डायग्राम भी देख लें, इसमें मजीद मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ नेट फोर्स, व्हाई इज इट सो? अच्छा, यानी ये एक टोटल फोर्स होती है। इसके लिए हम सबसे पहले हम न्यूटन के लॉ को देखते हैं। जो उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड सेकेंड है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इसको समझते हैं कि जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज एक्सेलरेट करती है, लेकिन इनवर्स रिलेशनशिप है मास का एक्सेलरेशन से, मतलब मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। तो इसके लिए आप समझे कि आप एक शॉपिंग मॉल में हैं और आप एक ट्रॉली को धक्का दे रहे हैं और खाली वो ट्रॉली है, तो उसका जाहिर है मास कम है तो एक्सेलरेशन उसमें जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जब आप उसके अंदर कोई सामान वगैरह रख लेते हैं तो उस वक्त उसका मास बढ़ जाता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? कम। नेट फोर्स का क्या मतलब है? नेट फोर्स का मतलब है टोटल या रिजल्टेंट फोर्स। ट्रॉली वाली एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ट्रॉली है और उस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो है 15 न्यूटन, ठीक है, और जो फ्रिक्शन है यानी जो रुकावट है वो उस पर एक्ट कर रही है 5 न्यूटन, यानी वो वाली फोर्स जो उसको मूव नहीं करने दे रही। तो टोटल जो फोर्स हमारी होगी वो कितनी होगी? आपने जो फोर्स लगाई है 15, उसमें से आप 5 माइनस करने रोकने वाली, तो हमारे पास रह जाती है 10 न्यूटन। यानी जो 10 न्यूटन फोर्स है वो ट्रॉली को मूवमेंट में हेल्प कर रही है। तो न्यूटन ने जो सेकेंड लॉ बताया है उसमें नेट फोर्स का यही मतलब है। बहुत इजी, और जितना भी आप कहें ना उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन? ये ऑलरेडी आपकी बुक में पेज 68 पे लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ का वो पार्ट जिसमें आंसर मैंने कट करके लगाया है, ये ब्लैक वाला पोर्शन आपने यहाँ से बुक से करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपने ये जो लाइंस हैं ये इसके साथ ऐड कर लेनी है। अब इसके लिए भी मैं साथ एक पिक्चर अटैच कर रही हूं, आप उसको देख लें कि जब एक ट्रॉली है उसके नीचे व्हील लगे हुए होंगे तो उसको पुश करना आसान है, और जब उसके नीचे कोई व्हील नहीं है वो स्लाइड कर रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो फ्रिक्शन ज्यादा फील होती है। मतलब ये है कि आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल व्हील है, और एक आपके पास प्लेन ऐसी कोई भी ब्लॉक है, तो आप देखें कि आप जिस वक्त वो रोड पे चलेगी तो ये जो टायर है इसका, ये देखें ये वाला जो पॉइंट है ना ये बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा सा है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट आराम से मूव करेगी और हर दफा इसका कोई सा भी नया पार्ट जमीन के साथ टच में आएगा और वो भी थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये चीज आराम से रोल करेगी और फ्रिक्शन इससे कम लगेगी। और ये जो है ना ये हिस्सा इसका देखें कि कितना बड़ा एरिया सरफेस के साथ है और ये हर दफा चेंज भी नहीं होगा, ये ऐसे ही ड्रैग करेगा। तो ये फ्रिक्शन जो है ये ग्रेटर होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर टायर सोचें कि हमारे इस शेप में होते तो गाड़ियों के हर रोज ही हम टायर बदलते, क्योंकि वो तो घिस जाते हैं जमीन के साथ, इसीलिए टायर रोल करता है, जिसकी वजह क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है।
ये आप इतना सा क्वेश्चन नोट कर लें, एग्जाम के लिए परफेक्ट है एज अ आंसर और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये टॉपिक आई थिंक बहुत दफा एक्सप्लेन हुआ है, इस पे एक पूरी डिटेल वीडियो भी है, एक शॉर्ट भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी है कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय फॉलिंग। यानी जब कोई जमीन पर चीज गिर रही होती है ना, जैसे आप समझ लें कि कोई पैराट्रूपर है या पैराशूट से बंदा गिर रहा है, तो पहले वो तेज तेज गिरेगा, लेकिन जमीन के करीब आके ना उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हवा ने जो उसे ऊपर उठा के रखा है और जो उसके नीचे वेट, जो जी की वजह से उसका वेट है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और वो एक्सेलरेट नहीं करेगा बल्कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो एग्जाम्पल भी साथ इसकी दे दी है मैंने, और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन 3.10। एन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस। एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में वॉक कर रहा है और वो कह रहा है कि मैंने स्पेसशिप में वापस आना है, लेकिन वो आने के लिए क्या करेगा? उसके लिए आप वीडियो देखें। इसमें भी फायर के अपोजिट साइड पे मूवमेंट दिखाई हुई है। तो एस्ट्रोनॉट शुड फायर द हैंड रॉकेट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द स्पेसशिप, और ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। और जब ये आग जलेगी और तो जो गैसें निकलेंगी ये पुश करेंगी उसको अपोजिट साइड पे यानी स्पेसशिप पे, और वो स्पेसशिप में पहुंच जाएगा। ये आपने बताना है कि कौन सा लॉ है। इस चैप्टर के ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी हैं और कॉन्सेप्चुअल भी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज।